हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि जीव विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास के बारे में, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के बारे में तो सबको पता ही है कि बायोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, और ये दो शब्द कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो होता है इसको कहा जाता है बायोस, और सेकंड जो होता है उसको कहा जाता है लोगोस। तो ये दो शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के शब्द हैं? तो ग्रीक भाषा के शब्द हैं, और इसी से मिलकर बायोलॉजी जो है शब्द बना है, जिसको हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। ये तो सभी को पता है। तो आज के जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि जीव विज्ञान का इतिहास क्या है। प्राचीन काल से लेकर हम लोग वर्तमान काल तक इसका इतिहास जानेंगे कि इसका इतिहास जो है वो किस प्रकार है, और इस इतिहास में जो किस प्रकार से वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया है, उन वैज्ञानिकों के नाम जानेंगे। एनोसेंट पीरियड से लेकर करंट पीरियड तक हम लोग इसको देखेंगे, और इसमें देखेंगे कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक का इसमें वैज्ञानिक और दार्शनिक हो गए, इनका कितना योगदान इसमें रहा है, और जिसमें भारत के भी कुछ वैज्ञानिक है, उन वैज्ञानिकों के इसमें क्या योगदान रहा है, और कब इसका योगदान रहा है, किस समय, मान लीजिए कि किस युग में इसका योगदान रहा है। तो चलिए इन तमाम प्रश्नों को हम लोग इसको देखते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे, यहाँ से आज के टॉपिक से वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे, और लघु उत्तरीय प्रश्न में भी एक या दो प्रश्न जो है वो आ ही जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो आज का टॉपिक जो है वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कहा जाए, वो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो आज का सेशन जो है आप लोग लास्ट तक देखिएगा, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को सभी दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए फटाफट से। और चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान का जो इतिहास है वो मानव इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। मानव का जो इतिहास है उससे भी जुड़ा हुआ है जीव विज्ञान का इतिहास। प्रागैतिहासिक मानव की रुचि न केवल ऐसे जंतुओं और पौधों में थी जिनके जो भोजन थे, कपड़े थे, और उनकी औषधियों वगैरह जो थी प्राप्त होती थी, वरना जिनसे उसके अस्तित्व के ही खतरा था, किंतु उसका ज्ञान जो है अवैज्ञानिक था, और उसका जो ज्ञान था वो अवैज्ञानिक था। मानव सभ्यता के साथ साथ जंतुओं तथा पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन भी विकसित होता गया। वेद को माना जाए तो वेद जो है, वेद को कब से कब तक माना जाता है? तो इसको माना जाता है 3000 BC से वेद को माना जाता है। और रामायण को कब से माना जाता है? तो रामायण को 2000 BC से इसको माना जाता है। महाभारत को माना जाता है तो 1500 BC से माना जाता है। उपनिषद और अर्थशास्त्र को माना जाता है तो 350 BC से माना जाता है। उपनिषद और अर्थशास्त्र को जो माना जाता है वो 350 BC से माना जाता है। प्राचीन भारतीय स्रोतों से यह पता चल जाता है कि हमारे जो पूर्वज को जीव विज्ञान का पर्याप्त ज्ञान था, और इसी सब स्रोतों से हमें पता चल जाता है कि जो हमारे पूर्वज थे उनको विज्ञान से संबंधित ज्ञान प्राप्त था। जीव विज्ञान की प्रगति के विगत इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया जा सकता है। इसको कितने कालों में विभाजित किया जा सकता है? तो 4 कालों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सा है? तो सबसे फर्स्ट जो काल है उसको कहा जाता है कि प्राचीन काल। क्या कहा जाता है? प्राचीन काल कहा जाता है। और सेकंड जो काल कहा जाता है उसको कहा जाता है अंधकार युग। क्या कहा जाता है? अंधकार युग इसको कहा जाता है, अंधकार युग कहा जाता है। और तीसरा जो है उसको कहा जाता है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल उसको कहा जाता है पुनर्जागरण काल। और लास्ट जो है उसको कहा जाता है वर्तमान काल। क्या कहा जाता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल इसको कहा जाता है वर्तमान काल। तो ये 4 कालखंडों में इसको विभाजित किया गया।
पहला प्राचीन काल, दूसरा अंधकार काल और तीसरा जो था वो पुनर्जागरण काल था और चौथा जो था वो वर्तमान काल था। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो जीव विज्ञान के इतिहास को है उसको कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है, तो आपको ऑप्शन दे देगा कि 2 या 3 या 4, तो आपको जवाब क्या देना है? 4। कितने कालखंडों में? तो 4। किस कौन कौन से? तो प्राचीन, अंधकार, पुनर्जागरण और वर्तमान काल। तो चलिए देख लेते हैं कि प्राचीन काल में मानव जो सभ्यता थी वो किस प्रकार से जीव विज्ञान से जुड़ी हुई थी। तो आइए जानते हैं कि प्राचीन काल के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं प्राचीन काल, एंशिएंट पीरियड जिसको बोला जाता है। मानव सभ्यता के पुरातन केंद्र भारत, असीरिया, बेबीलोन, मिस्र, यूनान और चीन में थे। प्राचीन काल में यूनान के वैज्ञानिक और दार्शनिकों का जीव विज्ञान संबंधित उल्लेखनीय योगदान रहा है। सबसे फर्स्ट जो है वो एनेक्सीमेंडर जो है वो 611 से 547 बीसी स्वतः उत्पादवाद की परिकल्पना की। किसने? तो एनेक्सीमेंडर ने। और हिप्पोक्रेटस जो थे 460 से 375 बीसी चिकित्सा शास्त्र के जनक, इसको कहा जाता है, इनको चिकित्सा शास्त्र के जनक, फादर्स ऑफ मेडिसिन किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। कब से? तो 460 से 375 बीसी, 460 से 375 बीसी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है अरस्तु जिनको जूलॉजी के फादर भी कहा जाता है। अरस्तु जो है वो 384 से 322 बीसी। इन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलियम में 500 ज्ञात जंतुओं का वर्णन किया था। इन्होंने 500 ज्ञात जंतुओं का वर्णन किया था। तो फादर्स ऑफ जूलॉजी इनको अरस्तु को कहा जाता है। हिस्टोरिया एनिमेलियन में 500 ज्ञात जंतुओं का वर्णन किया था। थियोफ्रेस्टस जो है 780 से 385 बीसी अरस्तु का शिष्य है। हिस्टोरिया प्लांटेरम और डी काजेस ऑफ प्लांटेरम नामक पुस्तकों में पौधों का वर्णन किया। किसमें? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम और डी काजेस ऑफ प्लांटेरम नामक पुस्तकों का वर्णन किया। किसने? तो थियोफ्रेस्टस। और थियोफ्रेस्टस को बोटनी के जनक भी कहा जाता है। प्लाइनी जो है इन्होंने 23 से 79 एडी तक, 23 से 79 एडी हिस्टोरिया नेचुरोलिस नामक पुस्तक में 1000 औषधियाँ प्रदान करने वाले पौधों का विवरण किया था। इन्होंने 1000 औषधियों प्राप्त करने वाले पौधों का विवरण। नेक्स्ट है गैलेन जो है जंतुओं के अंतरंगों और मानव शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन इन्होंने किया था। किन्होंने? तो गैलेन ने। कब? तो 200 एडी में। ये ध्यान दीजिएगा, 200 एडी में। उसके बाद से अब हम लोग देखते हैं अंधकार युग, डार्क एज जो है। डार्क एज किसको बोला जाता है और डार्क एज का किस प्रकार से विज्ञान में योगदान रहा है, आइए जानते हैं। कंटरपंथी, इस युग में कंटरपंथी कैथोलिक चर्च के विरोध के फलस्वरूप मध्यकालीन यूरोप 200 से 1200 एडी में काल और विज्ञान की उन्नति अवरुद्ध हो गई, जिससे इस काल को अंधकार युग कहा जाता है। इस अवधि में अरस्तु, प्लाइनी और गैलेन द्वारा प्रस्तुत जीव विज्ञान संबंधी
मान्यताएं प्रचलित रही और इनके द्वारा जो मान्यताएं थी वह प्रचलित रही, इसलिए इसको अंधकार युग कहा जाता है। अंधकार युग में ज़्यादा विकास नहीं हो पाया था। अब हम लोग देखते हैं अंधकार युग के बाद से पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल जिसको रिवाइवल पीरियड भी कहा जाता है, 1200 एडी के बाद का जो समय पुनर्जागरण काल का माना जाता है, जबकि प्रगति का नया दौर जो है वो आरंभ हुआ। और इसका संक्षिप्त विवरण हम लोग देख लेते हैं जो निम्न प्रकार है। 543 एंड्रियास वेसेलियस ने 1514 से 1564 तक वन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी नामक प्रकाशित अध्ययन के लिए उसे मृत्यु दंड प्राप्त एवं अपराधी व्यक्ति का कंकाल चोरी करना पड़ा। मृत्यु दंड से एक अपराधी व्यक्ति के कंकाल चोरी करना पड़ा था प्रकाशन करने के लिए। फिर 1590 से 1610 तक जेकेरियस जॉनसन ने हॉलैंड में चश्मे के निर्माता अपने पुत्र हैंस के साथ संयुक्त माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? तो संयुक्त माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। 1628 में विलियम हार्वे 1578 से 1657 अंग्रेज डॉक्टर जंतु में रुधिर परिवहन की खोज की। किसमें? तो जंतु में रुधिर परिवहन की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने की। कब? 1628 में। 1665 में आते हैं रॉबर्ट हुक जो है वो अंग्रेजी वैज्ञानिक थे और यह संयुक्त माइक्रोस्कोप बनाया और कार्क में कोशिकाओं की खोज सेल नाम दिया। माइक्रोग्रेफिया नामक इन्होंने पुस्तक प्रकाशित की। किसने? तो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्रेफिया नामक पुस्तक प्रकाशित की। रॉबर्ट हुक के बारे में तो सबको ही पता ही है। रॉबर्ट हुक के बारे में तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका प्रश्न आता रहता है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। कॉम्पिटिटिव अगर एग्जाम के आप लोग तैयारी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप लोग तैयारी करें तो उसके लिए भी ये फायदेमंद है आज का क्लास। तो आप लोग इस क्लास को अंतिम तक देखिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1600 में फ्रांसिस्को रेडी 1600 अनेक प्रयोगों द्वारा स्वतः जनन को असत्य सिद्ध कर दिया। किसने सिद्ध किया? तो फ्रांसिस्को रेडी ने। किसने सिद्ध किया? तो फ्रांसिस्को रेडी ने। और किसने दिया था? तो प्राचीन काल में एनेक्सीमेंडर ने दिया था। स्वतः जनन को किसने दिया था? तो प्राचीन काल में एनेक्सीमेंडर ने दिया था। और किसने समाप्त कर दिया? 1668 में फ्रांसिस्को रेडी ने इसको समाप्त कर दिया। 1675 से 1680 एंटोनी वान लीवेनहॉक डच स्वनिर्मित सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसी, शुक्राणुओं, स्पर्म का अवलोकन किया। किसने किया? तो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। 1693 से 1704 जारे कीटो, सर्पों और चौपायों तथा पादपों का वर्गीकरण किया। किसने किया? तो जारे ने किया। कीटों का, सर्पों का, चौपायों तथा पादपों का वर्गीकरण किया। फिर 1735 से 1758 कैरोलस लिनियस। किसने? कैरोलस लिनियस ने स्वीडिश 1735 में सिस्टेम नेचुरी ग्रंथ में जंतुओं और पौधों का वर्गीकरण किया। किसका वर्गीकरण किया? तो जंतुओं और पौधों का वर्गीकरण किया। द्विपद पद्धति एवं आधुनिक वर्गीकी का जनक कहा जाता है। इनको किसका जनक कहा जाता है? तो द्विपद्धति
द्विपद पद्धति को अवर आधुनिक वर्गीकी के जनक किसको कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। कब से? 1735 से 1758 तक। 1796 में जॉर्जिस क्यूविर फ्रांसिस जीवाश्मिकी का जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है? तो जीवाश्मिकी का जनक कहा जाता है। 1809 में जीन बैप्टिस्ट लेमार्क जो है, इनको 1744 से 1829 फ्रांस का जीवाश्म वैज्ञानिक फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक में उपार्जित लक्षणों के वंशागति मत इन्होंने दिया था। उपार्जित लक्षणों के वंशागति मत किस पुस्तक में? तो फिलोसफी जूलॉजिक में। 1827 में कार्ल जो वान वेयर जो थे, स्तनधारियों के अंडाणु की खोज की। इन्होंने स्तनधारियों के अंडाणु की खोज की। आधुनिक भ्रूणिकी का जनक कहा जाता है। आधुनिक मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के जनक कहा जाता है इनको। फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। 1828 रॉबर्ट ब्राउन। अभी हमने रॉबर्ट हुक को देखा था, अब रॉबर्ट ब्राउन को देखते हैं। सबसे पहले ब्राउनियन गति का वर्णन किया इन्होंने। सबसे पहले ब्राउनियन गति का वर्णन इन्होंने किया। 1830 में कार्ल वैन वियर ने बायोजेनेटिक लॉ प्रतिपादित किया। इन्होंने बायोजेनेटिक लॉ को प्रतिपादित किया। फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का अध्ययन किया, न्यूक्लियस का अध्ययन किया। किसने? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का अध्ययन किया। 1833 में परकिंजे ने स्वेद ग्लैंड की खोज की। स्वेद ग्लैंड की खोज किसने की? तो परकिंजे ने की थी। 1835 में फेलिक्स डुजार्डिन प्रोटोजोआ में जेली के समान द्रव्य को सारकोड नाम दिया। इन्होंने प्रोटोजोआ में जेली के समान जो द्रव थे, इसका क्या नाम दिया? तो सारकोड नाम दिया था। किसने? तो फेलिक्स डुजार्डिन ने। 1838 से 39 स्लीडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। समस्त जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और इन्होंने बताया कि समस्त जो जीव होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। 1840 में परकिंजे जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया और परकिंजो ने जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? तो परकिंजे ने। कब? 1840 में। 1846 में हुगो वान मोल, इन्होंने प्रोटोजोआ का महत्व बताया। प्रोटोजोआ का इन्होंने महत्व बताया। 1858 में रुडॉल्फ बिरशा ने इन्होंने प्रतिपादित किया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है और जो सभी कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है। फिर 1859 में चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रस्तुत किया। 1861 में लुई पास्चर ने सजीवों के जीव की उत्पत्ति का प्रयोग किया और सजीवों के जीव की उत्पत्ति का प्रयोग किसने किया? लुई पास्चर ने। कब? 1861 में। 1864 में अर्नेस्ट हेवेल ने पुनरावर्ती सिद्धांत दिया। इन्होंने पुनरावर्ती सिद्धांत दिया। 1866 में ग्रेग जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी के नियम लॉ ऑफ हेरिडिटी प्रकाशित किए। आधुनिक आनुवंशिकी विज्ञान का जनक इनको कहा जाता है।
फादर्स ऑफ मॉडर्न जेनेटिक इनको कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है 1875 में एडवर्ड स्ट्रासबर्गर जो है माइटोसिस का वर्णन किया। इन्होंने क्या माइटोसिस का वर्णन किया। 1882 में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लिन आरेप्लाज्म नाम दिया, न्यूक्लिन आरेप्लाज्म नाम दिया। 1879 में वाटर फ्लेमिंग क्रोमेट 1882 में माइटोसिस शब्द दिया और 1882 में माइटोसिस शब्द दिया और क्रोमेटिन इन्होंने शब्द दिया। 1882 में माइटोसिस शब्द दिया किसको, तो क्रोमेटिन को। और 1885 में फिर आते हैं गोल्जी इन्होंने मलेरिया परजीवी का मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं से जीवन चक्र का अध्ययन कराया। लाल रुधिर कणिकाओं से जीवन चक्र का अध्ययन कराया था। किसने, तो गोल्जी ने कराया था। 1885 में अगस्ट वीजमान ने जर्म प्लाज्म मत क्या, तो थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म इन्होंने दिया था, जर्म प्लाज्म मत। 1888 में वेल्डमर और फिर 1888 में आते हैं वेल्डेयर जो है वो क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने बस शब्द का प्रयोग कर दिया। 1820 दिमित्री इवानोवस्की आते हैं और इन्होंने वायरस की खोज की और इन्होंने वायरस की खोज कर दी। 1857 में फिर रोनाल्ड रास आते हैं। रोनाल्ड रास जो आते हैं वो मादा एनोफिलिस मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम के उसिस्ट की खोज की। किसकी खोज की, तो प्लाज्मोडियम में के उसिस्ट की खोज की। 1897 में फिर सी बोंडा आते हैं। 1897 में सी बेंडा आते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया। 1898 में कैमिलियो गाल्जी आते हैं और कैमिलियो गाल्जी ने गोल्जी बॉडी का वर्णन एवं नामकरण किया। इन्होंने गोल्जी बॉडी का वर्णन भी किया और नामकरण किया। कब, 1898 में। फिर अब वर्तमान काल देखते हैं। यहाँ तक हमारे भारत के कोई भी लोग नहीं मिलेंगे क्योंकि उस वक्त भारत जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था। अब वर्तमान काल हम लोग देखते हैं, करंट पीरियड जो है उसको देखते हैं। 20वीं सदी में विज्ञान अपने चरम उत्कर्ष पर रहे। 20वीं सदी में जो विज्ञान है वो चरम उत्कर्ष पर रहे। जीव विज्ञान के क्षेत्र में शरीर क्रिया फिजियोलॉजी पर अधिक जोर है। अनुसंधान की नई नई तकनीकियां प्रयोग में ली जा रही है जिनके फलस्वरूप अनेक नई शाखाएं भी बनती जा रही हैं। विशेष विवरण निम्न प्रकार है। 1900 में करेंस डी ब्रिज तथा करेंस डी ब्रिज और शेरमार्क जो है मेंडल के सिद्धांत की पुनः खोज एवं पुष्टि की। 1900 में फिर कार्ल लैंडस्टीनर जो थे वो रुधिर वर्गों की खोज की और फिर 1901 में हुगो डी ब्रिज ने म्यूटेन मत प्रस्तुत किया। 1909 में जोहेंसन ने जीनोटाइप एवं फिनोटाइप नाम रचे। जीनोटाइप और जीन के जीनोटाइप और फिनोटाइप नाम रचे। 1910 में टम्स हंट मार्गेन आते हैं। कौन आते हैं, टम्स हंट मार्गेन। इन्होंने ड्रासोफाइला में लिंग सहलंगता सेक्स लिंगेज की खोज की। 1924 में ओपेरिन रासायनिक विज्ञान के रूप में जीवन की उत्पत्ति का मत दिया। इन्होंने रसायन विज्ञान के रूप में जीवन की उत्पत्ति का मत दिया ओपेरिन ने। 1927 में मुल्लर एक्स किरडे द्वारा ड्रोसोफाइल एवं कृत्रिम म्यूटेशन का प्रदर्शन। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज की। 1935 में पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने।
1935 में टेंसले ने इकोसिस्टम की धारणा प्रस्तुत की। 1935 में स्टेनले ने तंबाकू के मोजेक वायरस को रवे क्रिस्टल्स के रूप में पृथक किया। किसने? तो स्टेनले ने। 1937 में क्रेप्स आते हैं और क्रेप्स ने सिट्रिक एसिड चक्र प्रस्तुत किया। इन्होंने सिट्रिक एसिड चक्र प्रस्तुत किया। 1940 में लैंडर, स्टीनर तथा वीनर ने इन्होंने रुधिर में RH फैक्टर की खोज की। क्या, किस फैक्टर की खोज की? तो RH फैक्टर की खोज की। 1952 में पैलेंड ने माइटोकॉन्ड्रिया की परा संरचना 1952 में पोलैंड ने दिया। 1953 में वाटसन एवं क्रेक ने DNA की रासायनिक संरचना का द्विकुंडली मॉडल प्रस्तुत किया। द्विकुंडली मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो वाटसन एवं क्रेक ने। 1953 में यूरी और मिलर ने प्रयोग द्वारा आदि वायुमंडल की स्थिति में मूल जीवन तत्वों का संश्लेषण। 1955 में पोलैंड राइबोसोम्स का पृथक्करण, इसमें राइबोसोम का पृथक्करण पोलैंड ने। 1956 में टीजियो तथा लियोन ने मनुष्य के 46 क्रोमोसोम बनाए। कितने क्रोमोसोम बनाए? तो 46 क्रोमोसोम बनाए। 1959 में रॉबर्टसन ने कोशिकाएं की अल्ट्रा संरचना की एकल झिल्ली यूनिट मेम्ब्रेन की कल्पना प्रस्तुत की। 1959 में सर्वो ओकोवा RNA के संश्लेषण किया। इन्होंने RNA के संश्लेषण किया। 1959 में आर्थेन क्रोनबर्ग कोशिका के बाहर DNA का संश्लेषण किया। 1964 में सिडनी फॉक्स जो प्रारंभिक समुद्र में माइक्रोस्फीयर संश्लेषण समझाया। इन्होंने माइक्रोस्फीयर संश्लेषण को समझाया। फिर उसके बाद से 1958 में नीरेनबर्ग खोराना एवं हाले ने जेनेटिक कोड द्वारा प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण किया। 1990 में मुर्रे एवं थॉमस मानवीय रोगों के उपचार हेतु अंग एवं कोशिका का प्रत्यारोपण किया। 1992 में फिशर एवं क्रेप्स ने फास्फोराइलेज का स्विच बंद होने और खोलने की खोज की। 1995 में क्रेग हीमोगेंजा बैक्टीरिया के DNA क्षार के जेनेटिक कोड का अनुवाद किया, नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। और क्रेग ने नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया। इन्होंने नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया। 1995 तक हम लोग देख लिए। प्राचीन काल से लेकर 1995 तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपको क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच से, और भी ग्रुप हो, जितने भी ग्रुप हो सभी ग्रुप में आप लोग शेयर करिए। जितना हो सके आप लोग शेयर करिए। मैं जितना हो सके हूँ कोशिश कर रही हूँ। लोग का जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट कराने के मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश करिए, क्लास को जितना हो सके शेयर करिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।